आज हमें यूके और यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी करना बस है। उसके बाद काम खत्म। और क्या? वीकेंड अच्छा जाएगा। सुनो जरा, आज हमें इंडिया और यूएस का पॉलिटिकल मॉडल कंपेयर करना है। लेकिन उसके अंदर ट्रेडिशनल मेथड तो काम नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ, सही कह रहे ट्रेडिशनल हैं। मेथड काम नहीं कर रहा है। हमें नया पॉलिटिकल मॉडल बनाना वीकेंड का पड़ेगा। तो पूरा लग गया अपना। जय हिंद दोस्तों, युवा के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी जो आपने दो कॉन्वर्सेशन देखी इससे पहले की वीडियोस में, तो उससे आपको रफ आइडिया तो लग ही गया होगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आखिर क्या होता है। जीन ब्लॉन्डेल के हिसाब से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मीन्स साइमल्टेनियसली और सक्सेसिव एग्जामिनेशन ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल सिस्टम्स। जो एरिस्टोटल है उनको हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री के हिसाब से यही एक ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें स्टडी क्यों करना चाहिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को या फिर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को। टॉड लैंडमैन ने इसका आंसर दिया हुआ है और इन्होंने 4 रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट रीजन जो उनका है वो होता है कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। मींस कि जब आप डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को आप जब स्टडी करते हो तब आपको पता चलता है कि मेनली उनके बीच में जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में या फिर नेशन स्टेट्स में। जो सेकंड उन्होंने रीज़न दिया है उसके हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हो। इसको मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे सपोज कीजिए 6 इंडिविजुअल आइटम्स आपके पास हैं। लेट्स से फर्स्ट आइटम जो आपकी है वो आपके पास एप्पल जूस है, सेकंड में आपके पास ऑरेंज जूस है, थर्ड में आपके पास मैंगो शेक है, फोर्थ में आपके पास स्टील की प्लेट है, फिफ्थ में आपके पास कॉपर की प्लेट है और सिक्स्थ में आपके पास ब्रास की प्लेट है। तो अब आप देखिए, अगर आप इसको क्लासीफाई करने के उसमें आप जाएंगे तो आप इसको सिंपली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपको इसको क्लासीफाई करना है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो अब आपकी जो लिस्ट है वो श्रिंक होके बस 2 में आपकी क्लासीफाई होगी। जो फर्स्ट 3 आइटम्स थे वो आपके जो हैं वो लिक्विड में है, तो उनकी एक कैटेगरी बन गई। और जो सेकंड लिस्ट है आइटम्स की, उससे आपकी सेकंड कैटेगरी बन गई। एरिस्टोटल ने जो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया तो उससे उन्होंने 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया कि ये नेशन स्टेट किस कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। जो थर्ड रीजन दिया है उसके हिसाब से हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लेट्स से उन्होंने कोई एक थीसिस दिया और लेट्स से कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी एंड देन उसको वो ट्राई कर रहे हैं कि ये स्टेट के अंदर कैसे रिएक्ट करेगा या इसका कैसे इम्पैक्ट क्रिएट होएगा। और जो फोर्थ रीज़न है वो उन्होंने दिया कि प्रिडिक्ट कर पाना कि नियर फ्यूचर में क्या होगा एक स्टेट का। तो लेट्स से अभी जैसे कि बहुत लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो चाइना है वो ताइवान को एनेक्स कर लेगा बाय 2025। तो अब ये कैसे वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको चाइना की मेन पॉलिसी पता है कि जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है तो उसके हिसाब से वो ऐसा बिहेव करेगा, या जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है तो उसके हिसाब से ऐसा आउटकम आ सकता है। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये इसके बेसिस पे किया गया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके एवोल्यूशंस को। तो इसमें जो मेन एवोल्यूशन है वो है वर्ल्ड वॉर 2 के पहले एंड देन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले हैं तो उसमें क्या था कि आपके पास जितनी भी स्टेट्स थी मतलब मेनली आप देख लीजिए कॉलोनीज के रूप में थे। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके हिसाब से वो क्या करते थे, लेट्स से यूएस का उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम या उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको उन्होंने स्टडी किया एंड देन कंपेयर किया यूके के पॉलिटिकल सिस्टम को एंड देन उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एंड देन बस उसमें उनका काम खत्म हो गया। एंड सेकेंड अप्रोच जो हम देखते हैं वो उसको हम बोलते हैं न्यू अप्रोच। तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्यों हुआ,
क्योंकि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वो आपको पता होगा कि डिफरेंट नेशन स्टेट्स ने जन्म लिया, जैसे कि इंडिया हो गया, देन आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्टेट्स हो गए। सो अब ये वाली जो स्टेट्स थी, इसमें जब ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया गया, ट्रेडिशनल अप्रोच को जब यूज़ किया गया इनके पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए, तो वो फेल कर गया। तो मेन बात यहाँ पर ये आई कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड था ये फेल क्यों कर गया न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। तो आप इसका जो मेन रीज़न है एंड द बिगेस्ट रीज़न यही है कि जो आप वेस्टर्न सोसाइटी को अगर आप देखते हैं तो वेस्टर्न सोसाइटी एक होमोजीनियस सोसाइटी है, उसके अंदर इतने सोशल क्लीवेजेस नहीं हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को देखते हैं, आप कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इंडिया को ही देखिए। तो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर कास्ट है, देन रिलीजन डोमिनेट करता है, एंड देन आपके जो लैंडलॉर्ड हो गया या फिर पीजेंट हो गया, इन फैक्टर्स में जो मतलब इन फैक्टर्स से वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट करती है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड अगर आप इन वाले कंट्रीज़ में आप अप्लाई करोगे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, तो उसमें वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन वहाँ पे और भी फैक्टर्स काम करते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स बोल सकते हैं। तो इन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, तो आपके उसमें सोसाइटी कैसी है, आपकी उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अकाउंट होने लगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके अप्रोचेस को। सो सिलेबस के हिसाब से इसमें 2 अप्रोच के बारे में बताया गया है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। सो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच के अलावा हम पहला अप्रोच हम देखते हैं सिस्टम अप्रोच। सो सिस्टम अप्रोच किसने दिया, वो थे आपके डेविड ईस्टन। सो डेविड ईस्टन ने जनरल सिस्टम थ्योरी के बेसिस पे, जो बायोलॉजी में ये थ्योरी यूज होती है, उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी। सो आप ये वाला डायग्राम देख ही सकते हैं। सो इस वाले डायग्राम के हिसाब से डेविड ईस्टन के इस पॉलिटिकल मॉडल के हिसाब से सो आपके इनपुट है। सो इनपुट में आप देखिए यहाँ से आपका डिमांड आ रहा है, एंड देन उससे रिलेटेड सपोर्ट आ रहा है, एंड देन पॉलिटिकल सिस्टम में ये इनपुट जा रहे हैं, एंड जो आउटपुट है वो आपका डिसीजन या फिर पॉलिसी के हिसाब से आ रहा है। अब डिसीजन और पॉलिसी आपकी आ तो गई, बट अब इसमें क्या कैच है कि अब आपके पास एक फीडबैक मैकेनिज्म है। सो अगर पॉलिसी में कुछ खामी है या पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो उसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स दोबारा जाएगा, एंड ये वाला जो फीडबैक है ये आपका दोबारा डिमांड क्रिएट करेगा, या फिर सपोर्ट मिलेगा इसको या फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड देन ये एज एन इनपुट दोबारा से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाएगा, एंड उसी के बेसिस पे आपका न्यू जो इनपुट आए हैं उसके बेसिस पे आपका डिसीजन या फिर पॉलिसी समय के साथ चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो इस वाले अप्रोच के हम क्रिटिक्स देखते हैं। पहला इसको जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो ट्रेडिशनलिस्ट से मिलता है। सो ट्रेडिशनलिस्ट के हिसाब से इन्होंने कुछ नया चीज़ नहीं बताया हुआ है, ये जस्ट कॉस्मेटिक्स चेंज करके इन्होंने बस अपना एक मॉडल पेश कर दिया, और जो इनके पास जो एनालिटिकल डेप्थ है वो उसकी भी कमी है। दूसरा इसका जो क्रिटिसिज्म आता है वो मार्क्सिस्ट के द्वारा आता है। सो मार्क्सिस्ट के हिसाब से ये वाला जो मॉडल है ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता है कि जो कंट्रीज हैं उसमें प्रोटेस्ट क्यों होते हैं। अगर सारा कुछ डिमांड से ही चलेगा तो उस वाले सिनेरियो में तो कोई प्रोटेस्ट होना ही नहीं चाहिए। तो ये वाला जो मॉडल है वो फेल कर जाता है। सो इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड अप्रोच जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। सो एडम स्मिथ जो हैं वो इसके फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी माने जाते हैं, और जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक मानी जाती है पॉलिटिकल इकोनॉमी की वो है आपका वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। सो एडम स्मिथ के नज़रिए में अगर आप फ्री इकोनॉमी की बातें करते हैं, अगर आप फ्री इकोनॉमी को प्रोत्साहन देते हैं, तो उससे पूरी सोसाइटी में खुशहाली आएगी। तो इसका जो सबसे बड़ा जो क्रिटिक था वो कार्ल मार्क्स थे, जो उन्होंने बोला कि जो एडम स्मिथ की ये जो थ्योरी है उससे जो वेल्थ है वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास आएगा, ना कि सारी सोसाइटी में वो आएगा।
अब ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है तो इसके अंदर आपके दो स्कूल आते हैं। जो पहला स्कूल है वो लिबरल स्कूल है एंड जो सेकंड स्कूल है वो आपका मार्क्सिस्ट स्कूल है। आपका जो मार्क्सिस्ट स्कूल है तो उसके हिसाब से जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसके साथ कनेक्ट करके देखना चाहिए। एंड जो लिबरल स्कूल है उसमें तो वही एडम स्मिथ की बातें होती हैं कि फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, ट्रेड बढ़ना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसका जो रेगुलेशन है वो मिनिमल होना चाहिए, जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपका स्टेट है, बस उसका रोल होना चाहिए प्रोटेक्शन का। इस वाली अप्रोच का क्या बेनिफिट है कि ये नॉर्मेटिव एज वेल एज साइंटिफिक अप्रोच को कंबाइन करती है। जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करते हैं एंड देन वो सजेस्ट करते हैं कि जो स्टेट की पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए। इस वाले उसमें आप एग्जांपल के तौर पे आप वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये वाले एग्जाम्पल के ऊपर आप सोचिएगा। अमर्त्य सेन ने यही वाला जो अप्रोच है इसको यूज करके इंडिया एंड चाइना को कंपेयर किया था और उन्होंने चाइना को प्रेज किया था कि जो चाइना ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। और ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ये भी चीज़ हाईलाइट की थी कि जो इंडिया है उसने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली निग्लेक्ट कर दिया है। हमजा अलावी ने इसी मेथड को यूज करके पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है उसको उन्होंने स्टडी किया था। गुनार मेडल ने अपनी बुक एशियन ड्रामा के अंदर इंडोनेशिया एंड इंडिया को उन्होंने स्टडी किया एंड देन उन्होंने एक टर्म को कॉइन किया था जिसको बोलते हैं सॉफ्ट स्टेट। ऑल इन ऑल अगर आपको एक बर्ड्स आई व्यू के तहत देखना है इस मॉडल को तो ये जो मॉडल है ये डेवलपमेंट फ्लॉज के बारे में हाईलाइट करता है। जो अब इसका जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है कि ये बस इकोनॉमिक पॉलिसीज तक ही सीमित रह जाता है मॉडल और क्रिटिक्स के हिसाब से ये वाला जो अप्रोच है ये बस कैपिटलिज्म को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद अब हम थर्ड अप्रोच देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। इस अप्रोच के भी जो फादर हैं वो आपके एरिस्टोटल ही हैं। उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में उन सोशल फैक्टर्स को ढूंढने की कोशिश की है जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ था। और इवन जो कार्ल मार्क्स हैं उनको फादर बोला जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। कार्ल मार्क्स के हिसाब से आप पॉलिटिक्स को एज वेल एज नेचर ऑफ स्टेट को आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं जब तक आप अकाउंट में नहीं लाते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज क्लास रिलेशन को। ए.के. मुखोपाध्याय के हिसाब से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक बच्चा है जिसके जो माता पिता हैं वो पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज आपका सोशियोलॉजी है। बट मजे की बात ये है कि ये जो बच्चा है ये ना अपने माँ के जैसे मिलता है और ना बाप के जैसे मिलता है। कहने का मतलब कि ये डिफरेंट ही अप्रोच है। इस वाले जो अप्रोच का मेन आपका जो फोकस एरिया होता है वो आपका होता है कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वाले अप्रोच का मेन कहने का क्या मतलब है कि आपके जो सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उससे जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आपके पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं। इवन मैकियावेली ने भी यही बोला था कि जो आपका नेचर ऑफ सोसाइटी है उससे जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो शेप होता है। पॉलिटिकल साइंस है जैसे वो क्या देखता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट से बिगिन करता है एंड वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो सोसाइटी है वो स्टेट को कैसे अफेक्ट करती है। अगर हमें इसका एक एग्जांपल देखना हो तो क्या हम वैक्सीन डिप्लोमेसी जो इंडिया यूज कर रही है आजकल उसको हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से हम कनेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक यस, क्योंकि आप देखिए जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उससे आपका जो सोशल बिहेवियर है दूसरी कंट्रीज का वो चेंज होगा एंड देन अगर दूसरी कंट्रीज में जो लोगों का सोशल बिहेवियर चेंज हो रहा है देन उससे जो उनका जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो भी चेंज होंगे एंड क्या पता
वो जो पॉलिटिकल डिसीजन जो चेंज होंगे, अगर पॉजिटिव इमेज बन रही है लोगों के बीच में, तो वो इंडिया को कहीं ना कहीं बेनिफिट करते हैं। अब इस अप्रोच का हम डिसएडवांटेज देखते हैं। जो इस वाली अप्रोच का बिगेस्ट डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इस अप्रोच ने बस सोशल फैक्टर्स के ऊपर ही पूरा फोकस किया है। अगर आप इसके बारे में सोचें तो आप ये पाएंगे कि सोशल फैक्टर्स पॉलिटिकल फैक्टर्स को चेंज करता है, उसको अफेक्ट ज़रूर करता है, बट बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जब पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है एंड उससे सोसाइटी में रिफॉर्म आता है। मतलब जो आपके सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आता है, बट इस वाली अप्रोच में उस चीज़ को कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया गया है। मीन्स जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं, जो आपका जो इतने इंस्टीट्यूशंस एक नेशन स्टेट में होते हैं, उसकी कोई भी महत्वता नहीं इस अप्रोच में दिखती है। थेडा सकोपोल के मुताबिक हमें जो स्टेट है उसको पिक्चर में दोबारा लाना चाहिए, क्योंकि अकेला सोशोलॉजिकल फैक्टर्स से ही डिसीजन नहीं चेंज होते हैं या डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिमिटेशंस को देखते हैं। जो पहला लिमिटेशन है वो है टू मैनी वेरिएबल्स। अब ये कैसे कि आपके पास अराउंड 200 कंट्रीज हैं। अगर आप देखा जाए तो कंप्लीटली डिफरेंट या फिर कंप्लीटली आइडेंटिकल कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें इस वाले मेथड से जो रिसर्चर है वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपना बायस्ड ओपिनियन देते हैं। एंड थर्ड, कि ये जो एनालिटिकल मेथड्स हैं ये बहुत ही वेग हैं एज वेल एज कॉम्प्लेक्स हैं। फाइनली अगर हमें कंक्लूड करना है तो हम बोलेंगे कि डिस्पाइट हैविंग सो मैनी लिमिटेशंस, ये हमें इंसाइट देते हैं नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कोई व्यूज हैं या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।